दुनिया की नज़रों में भारत की जो इमेज है वो अलग अलग बनती जा रही है। जैसे कि यूरोप में भारत की इमेज बनती चली जा रही है कि हम रशियन इकॉनमी को फंड कर रहे हैं, जबकि वो यूरोप को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। और इसके चक्कर में वे इंडिया के मतलब यूरोप के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं या फिर मीडिया पर्सनालिटी हैं, वो आते हैं तो भारत के लगभग उन्हीं एरियाज़ को कवर करते हैं जो भारत की झोपड़पट्टी एरिया है, पिछड़ा एरिया है। भारत के जो दर्शनीय इलाके हैं उनको कवर ही नहीं करते हैं और वो ले जाकर अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि भारत आज भी 50 साल पीछे है यूरोप से, जबकि रियलिटी उसके कुछ इतर ही है। हाँ, नो डाउट अभी भी समस्या है। और दूसरा, अमेरिका को भारत से चिढ़ इसलिए है कि भारत कहीं दूसरा चाइना न बन जाए अमेरिका के लिए। मैं दूसरा चाइना इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अगर ईगो हम हटा दें तो हम चाइना से पीछे हैं हर मामले में। और हाँ, वो अलग बात है कि हम चाइना की जगह लेना चाहते हैं अमेरिका की और दुनिया की नज़रों में, पर ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है और चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। अब डेमोक्रेसी होने और ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे मान लीजिए एक कोई फैक्ट्री का, जैसे मान लीजिए टेस्ला की फैक्ट्री भारत में आ रही है। अब टेस्ला की फैक्ट्री भारत में आ रही है तो उसको गवर्नमेंट ज़मीन वगैरह अलॉट करेगी और उसके बाद उसका सब एनवायरनमेंट क्लियरेंस वगैरह होगा, फिर तब जाके टेस्ला की कंपनी भारत में आ पाएगी। पर ये सारी चीज़ें बहुत पेचीदा हो जाती हैं इसमें। भारत जहाँ डेमोक्रेसी होती है, भारत ही नहीं, वहाँ मानवाधिकार पहले आ जाएगा, इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो आगे आ जाएंगे और फिर पर्यावरणविद जिसे कहते हैं, और फिर कुछ ये समाज सेवी हैं, ये भी आके आंदोलन धरना ये सब करना शुरू कर देंगे कि कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट को डिले किया जाए। और इसमें विपक्ष का बहुत बड़ा हाथ होता है। डेमोक्रेसी में विपक्ष सरकार को कुछ ऐसा जो कि समाज में बदलाव लाता है उसे करने ही नहीं देती है। पर वहीं चाइना में माजरा कुछ अलग है क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। वे जो कुछ भी करना चाहते हैं उन्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके खिलाफ़ मानवाधिकार आयोग या कोई प्रशासन या फिर कोई समाज सेवी कोई नहीं आ पाएगा आगे, सबके सामने वो तोप लगा देंगे। तो इससे क्या होता है कि एक ऐसा कंट्री जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और वहाँ की जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो डेवलपमेंट चाहती है तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि चाइना में हुआ। पर भारत में ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है। भारत चाइना की तरह और चाइना की जिस स्पीड से ग्रो किया है उस स्पीड से ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ एक सेटअप लगने में सालों लगते हैं और वहाँ महीने में ही सब हो जाता है। यहाँ हर मामला पहले कोर्ट में जाएगा, उसके बाद फिर उस पर कुछ होगा। और चाइना में पहले वो सब बनाकर सेट कर देते हैं, काम चालू हो जाता है। जब वहाँ प्रॉफिट दिखना शुरू होता है, वहाँ के लेबर्स को नौकरी मिलती है, वे काम करते हैं और स्किल्ड लेबर हैं चाइना में। वो अलग बात है पहले नहीं थे, पर आज चाइना जो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं उनके स्किल का भी रोल है। वे एजुकेशन को अपने स्किल की तरफ लेके जा रहे हैं। पर वहीं भारत में आज भी एजुकेशन की वही स्थिति है कि इंसान रहता मुंबई और दिल्ली में है, अहमदाबाद में, और वो बीए, एमए और 2-4 और भी डिग्री जो ऐड कर लीजिए सबका ले रहा है। इवन बीएड वगैरह भी डिग्रियां बिक रही हैं, पीएचडी की डिग्री बिक रही है। आपके पास पैसा होना चाहिए। भारत में ये हाल है, कहाँ से स्किल डेवलपमेंट होगा? इन्हीं सभी वजहों से भारत चाइना की तरह कभी ग्रो नहीं कर सकता। और दूसरी एक और भी वजह है कि चाइना में नेशनलिस्ट माइंडसेट है। नेशनलिस्ट माइंडसेट कहने का मतलब ये है वहाँ एक ही भाषा है और वहाँ का कल्चर एक ही है। आप मुस्लिम भी हैं तब भी आपको चाइनीज़ की तरह ही दिखना होगा, आपका कल्चर चाइनीज़ ही होना चाहिए। भारत में मुस्लिम, क्रिश्चियन सब अलग अलग हैं, सबका अपना जीवन जीने का तरीका है। कोई किसी एंगल से एक लगता ही नहीं है। इवन हिंदू भी एक नहीं दिखते हैं, उनका भी अलग अलग पहनावा, अलग अलग तरीके का माइंडसेट है। तो हम उनकी तरह तो ग्रो नहीं कर सकते। पर हाँ, हमने डिजिटल पेमेंट में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। हमारा यूपीआई सिस्टम जो है ये दुनिया का बेस्ट सिस्टम है। हम धीरे धीरे करके दुनिया के अलग अलग कोने में अपने यूपीआई सिस्टम को इंस्टॉल करने में लगे हुए हैं। अब इसका रिजल्ट हमें अगले 20 साल बाद दिखाई देगा, जब हम दुनिया के ठीक ठाक कंट्री में, भले ही छोटी पर ठीक ठाक कंट्रीज़ में संख्या के मामले में जब हम यूपीआई इंस्टॉल कर लेंगे, जब उनका मार्केट हमारे कब्जे में होगा। जैसे कि एक टाइम पर अमेरिका ने डॉलर के थ्रू किया था कि पूरी दुनिया
के लिए सेफ़ हेवन बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और जब पूरी दुनिया ने अपने यहाँ की सारी कीमती चीज़ों को अमेरिका में सेफ रखने के लिए रखा, उसके बाद उसके मन में लालच आ गई अमेरिका के कि अब हम इनके सोने चांदी तो वापस करने वाले नहीं हैं। इसके लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने डॉलर की भरपूर छपाई की और पूरी दुनिया में बांट दिया कि आप कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं डॉलर से खरीदिए और डॉलर का वैल्यू कभी भी क्रैश नहीं करेगा। और ऐसा ही होता है, चूँकि पूरी दुनिया का लगभग 70% जो पेमेंट है वो डॉलर में ही होता है। अब जब पूरी दुनिया मतलब 100 रुपये का ट्रेड हो रहा है, उसमें 70 रुपया डॉलर ही यूज हुआ है। 100 का डॉलर का ट्रेड हुआ, 70 डॉलर ही यूज हुआ है। तो बताइए दुनिया में अमेरिका को कोई कैसे पीछे कर सकता है? उनका इन्फ्लुएंस है। और जो जो डॉलर के ख़िलाफ़ गया वे सब कहाँ हैं आप भी जानते हैं। एक अफवाह बीच में उड़ी थी कि एक ब्रिक्स करेंसी आने वाली है, पर सच्चाई यही है ब्रिक्स करेंसी अभी भी आते आते 10 साल लग जाएगा। अभी 10 साल तक तो मुझे नहीं दिखाई देता कि चाइना इंडिया में इतना दम है कि वे अमेरिका के ख़िलाफ़ जाके ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करवा सकें रूस के साथ। रूस की बात अलग है, रूस पावरफुल है, लेकिन इंडिया और चाइना अभी इतने पावरफुल नहीं हुए हैं। और दूसरी बात, इंडिया और चाइना ग्रोइंग इकॉनमी हैं, ये बढ़ रहे हैं अभी। तो कोई भी एक समझदार व्यक्ति जो विकास कर रहा है वो लड़ाई झगड़े में नहीं उलझना चाहता। और रूस की बात, उसका जो होना था, जो ग्रो होना था हो चुका। उसकी पूरी इकॉनमी तो पेट्रोल, ये क्रूड ऑयल और एनर्जी, उसके बाद फर्टिलाइज़र और हथियार पर ही चलती है। उनका सब 3-4 चीज़ ही है। और इसमें कहीं से भी उनकी इकॉनमी बहुत तेज़ी से ना तो बूम ही कर सकती है और ना बहुत तेज़ी से क्रैश ही करेगी, क्योंकि इन चीज़ों की दुनिया में ज़रूरत है। एनर्जी तो रूस से पूरा यूरोप ही चलता है। कहने को तो वो रसिया के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उनके यहाँ जब ठंडी का मौसम आता है तब वे अपने घरों को गर्म कैसे रखते हैं? उसके लिए उन्हें ज़रूरत होती है एनर्जी की, और वो आता है रसिया से। पेपर पर विरोध दिखाना और रियलिटी में दोनों अंतर होता है। तो रूस तो फ़िलहाल कुछ फील्ड्स में सेफ़ जोन में है, जिससे अमेरिका या यूरोप उसका कुछ कर नहीं सकता, उनकी मजबूरी है। अभी देखिए जैसे ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया। अब पूरी दुनिया जब यूएसए पर प्रेशर बना रही है कि लड़ाई तुम्ही ने शुरू की है, तो अब हम क्रूड ऑयल कहाँ से लें? रूस से तो टैरिफ लगा के रखे हुए हो। तब अमेरिका ने बाकी कंट्रीज़ को कहा कि जब तक लड़ाई चल रही है, पहले एक डेटा दिया 30 दिन का, पर फिलहाल वो कहने का मतलब यही है कि जब तक ये लड़ाई चल रही है, मिडिल ईस्ट से आपको क्रूड ऑयल एनर्जी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, एलपीजी की, तो आप तब तक रूस से ले सकते हैं। और ये वेवर सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बाकी और कंट्री के लिए भी है। पर सोचने वाली बात यहाँ ये है कि अमेरिका के पास इतना पावर तो है, इतना वो पकड़ तो रखता है दुनिया पर, कि उससे रूस से क्रूड ऑयल और एनर्जी खरीदने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है। फ़िलहाल ये जो पावर है, पावर शिफ्टिंग अभी चालू हो गया है। अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें भारत भी एक ध्रुव है, चीन भी एक अलग ध्रुव है और रूस भी एक अलग ध्रुव है। और एक दूसरे आयाम में जाकर देखें तो रूस और चीन एक ही ध्रुव में बैठे दिखाई देंगे, अमेरिका यूरोप एक ध्रुव में बैठे दिखाई देंगे। पर असलियत अब यही है कि जितने भी बड़े राष्ट्र हैं सब अपने आप में एक ध्रुव बनते चले जा रहे हैं और अमेरिका का धीरे धीरे कंट्रोल हट रहा है। पर फिलहाल 10-15 साल अभी लगेंगे अमेरिका का कंट्रोल हटने में। 10-15 साल भी मुझे लगता है मैं कम ही बोल रहा हूँ। इतनी आसानी से अमेरिका का कंट्रोल हम नहीं हटा सकते। फ़िलहाल जहाँ तक मुझे लगता है कि अमेरिका पर पूरा कंट्रोल इजराइल का है इस समय। लोग कहते हैं कि अमेरिका इजराइल को चला रहा है, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इजराइल अमेरिका को चला रहा है। ऐसा इसलिए, आप खुद सोचिए, अमेरिका से ईरान इतना दूर है, ईरान के पास कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो अमेरिका तक जा सके, फिर भी अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। क्यों किया? क्योंकि इजराइल ने उससे कहा कि तुम करो। ईरान से दिक्कत या समस्या इजराइल को है, अमेरिका को नहीं, क्योंकि ईरान की जितनी मिसाइलें हैं वो इजराइल तक ही मारने में सक्षम है। अब इजराइल के कह देने मात्र से अमेरिका लड़ाई में तो नहीं कूदेगा। यही सारा गेम आता है एप्स्टीन फाइल का। ये जो इजरायली यहूदी हैं ये दुनिया को पीछे के दरवाजे से कंट्रोल करते हैं। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो भी आप इस पर रिसर्च करिए तो आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। ये जो एप्स्टीन था, जेफरी एप्स्टीन, ये भी यहूदी ही था और ये मोसाद का एजेंट था। इसको इजराइल ने आगे किया और ये करता क्या था कि अमेरिका के जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको
आइलैंड पर बुलाता था और वहाँ लड़कियों की सप्लाई करता था, 12-12, 14-14 साल की इनको, और उसके बाद उनका फ़ोटो और वीडियो अपने पास रख लेता था। और जब एक समय ऐसा आ चुका जिसमें लगभग इजराइल को जितने नेताओं और बिजनेसमैन की ज़रूरत थी कंट्रोल में लेने की, चंगुल में लेने की, जब वे चंगुल में आ चुके इजराइल के, तब इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन को मार दिया। वो अलग बात है कि न्यूज़ आता है कि सुसाइड कर लिया था जेफरी एप्स्टीन ने जेल में, पर बात कहीं और है। उसको मारा गया था और फ़िलहाल अमेरिका के थ्रू पूरी दुनिया पर इजराइल अपना कंट्रोल रखता है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। एक टर्म बहुत दुनिया में चलता है इल्यूमिनाटी का। इल्यूमिनाटी क्या है? यही सब यहूदी ही हैं, यही पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं उसके थ्रू। और इल्यूमिनाटी का कभी चेहरा रिवील नहीं होता जैसा कि लोग कहते हैं। तो ये जो बैक डोर से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, इन्हीं का चेहरा कहाँ रिवील हो रहा है? कौन है? यही सब तो हैं जो पूरी दुनिया को अपने चंगुल में लिए बैठे हैं। फ़िलहाल मुद्दा हमने कुछ और शुरू किया था, चले कहीं और गए। पर जो भी हो, अगर आप लोग देखेंगे तो 2-4 आयाम ज़रूर आपके दिमाग में क्लिक करेगा। मेरी वजह से नहीं कि मैं कुछ ऐसा आपको दे रहा हूँ, पर हाँ, जब आपके दिमाग में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं, सुनेंगे तो 2-4 आयाम और जाएगा दिमाग में आपके। आप सोचेंगे कि इस मुद्दे पर भी ये बोल सकता था, नहीं बोला, इस गहराई में भी जा सकता था, नहीं गया। तो यहीं आप सोचना शुरू करेंगे और उन सभी बिंदुओं पर अपना ध्यान, अपना प्रकाश डालेंगे और अपनी पकड़ मजबूत करेंगे ऐसे टॉपिक पर। लोग कहते हैं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बहुत बोरिंग है। दरअसल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स किसी ऐसी फिल्म जो कि आपको इंटरटेन करती हो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। आप ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स 2-3 महीने फॉलो कर लीजिए, आपको 2-3 चीज़ों से घृणा हो जाएगी। राष्ट्रवाद, धर्म और गरीबी, इन सब चीज़ों से घृणा हो जाएगी, क्योंकि आप गरीब हैं, मार दिए जाएंगे, और आप राष्ट्रवादी बनते हैं तो भी आप मार दिए जाएंगे। और चूँकि राष्ट्रवाद जैसा कोई टर्म ही नहीं है, ये पूरी दुनिया स्वार्थ पर चलती है। जो बड़े बिजनेसमैन हैं और जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, यही कंट्रोल करते हैं। पॉलिटिशियन धर्म के नाम पर कंट्रोल करते हैं, और जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये पॉलिटिशियंस के थ्रू मामले को गर्म करते हैं और मामले को गर्म करके अपनी मलाई निकाल कर वो चले जाते हैं। मलाई निकालने से एक और स्टोरी मुझे याद आ गया। ये जो यहूदी हैं, इनका इतिहास विश्व युद्ध से संबंधित है। जब ये लगने लगा विश्व युद्ध में कि जर्मनी ये लड़ाई, इनको पता चल गया था 2 दिन पहले ही कि जर्मनी ये लड़ाई जीत चुका है, और ब्रिटेन ये लड़ाई जीत चुका है। पर उन्होंने अफवाह क्या उड़ाई कि जर्मनी ये लड़ाई जीत चुका है 2 दिन पहले। और पूरी दुनिया का जो स्टॉक मार्केट था, अगर जर्मनी जीत रही है तो क्या होगा बताइए? ब्रिटेन जीत रहा था पर उन्होंने जर्मनी को बताया। ऐसा क्यों? पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। और जब क्रैश किया तो इन्होंने, जितने यहूदी थे, इन्होंने, चूँकि यहूदी जो थे ये बड़े व्यापारी थे 1930-40 के दशक में, क्योंकि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज़म में पैसे को ब्याज पर देना अलाउ नहीं था, पर यहूदी पैसे को ब्याज पर देते थे और ये उससे बहुत मुनाफा कमाते थे। और इसी मुनाफे से वे बहुत बड़े बड़े व्यापारी बन गए, उनके पास बल्क में पैसा था। और उन्होंने जब स्टॉक मार्केट क्रैश किया 2 दिन पहले, उन्होंने सारा स्टॉक मार्केट लगभग खरीद लिया, शेयर सारा खरीद लिए जब क्रैश किया। और 2 दिन बाद पता चला कि जीता कौन है? ब्रिटेन जीता है। अब जब ब्रिटेन के फेवर में लड़ाई गई तो फिर से स्टॉक मार्केट उठना शुरू हुआ, और जब स्टॉक मार्केट उठा, बूम किया, फिर सारा शेयर बेच के ये हट गए। इसी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने यहूदियों को काटा था, क्योंकि ये यहूदी बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। जैसे भारत में गुजरातियों को कहा जाता है, मारवाड़ियों को, ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, परिस्थितियों को भुनाना जानते हैं, वैसे ही दुनिया में यहूदी हैं जो परिस्थितियों को भुनाते हैं। बाकी बस आज इतना ही। धन्यवाद।